अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज के लेक्चर में जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फ़र्स्ट सीरीज़ थी, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की, उसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन एलिमेंट्स हैं उनके थोड़ी केमिस्ट्री स्टडी होगी। केमिस्ट्री से मुराद है कि उनके प्रिपरेशन या उनके जो है रिएक्शंस या यूजेस, उसके बारे में आज का लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो जो है फर्स्ट सीरीज़ है उसके अंदर जो है 10 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन एलिमेंट्स हैं उसमें सर फहरिस्त हैं क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन और कॉपर। ये मालूमात होनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि 10 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें जो यूसेज में सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में या हमारे आसपास ज़िंदगियों में आते हैं वो कौन से हैं। उसमें क्रोमियम है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, फिर मैंगनीज़ है जिसका एटॉमिक नंबर जो है 25 है, फिर आयरन है जिसका एटॉमिक नंबर जो है 26 है। ये तो लाइन से हो गए 24, 25, 26। और फिर कॉपर है 29। कॉपर जो है उसकी पूरी मेटलर्जी हमारे सिलेबस में, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। सेक्शन सी का डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, उस पर ये चैप्टर इंशाल्लाह एंड होगा। लेकिन आज के लेक्चर में बाकी जो मैंने 3 नाम पुकारे, क्रोमियम, मैंगनीज़ और आयरन, उस पे काम है। तो इन तीनों के साथ हमें स्टडी आज की करनी है, साथ रहिएगा मुसलसल। अब पहले नंबर पे है क्रोमियम। बड़ा मशहूर एलिमेंट है, जो लोग जो है फर्स्ट ईयर से या मैट्रिक से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्रोमियम जो है वो, अच्छा इसमें कुछ एमसीक्यूज़ भी आएंगी। एमसीक्यूज़ को तवज्जो से जो है हाईलाइट कीजिएगा। जो एमसीक्यूज़ अपनी मेहनत से करना चाहते हैं, वो लर्निंग होती है बज़ाहिर, लेकिन अगर सही से हाईलाइट करेंगे तो लर्निंग में नज़र आएगा कि ये याद करना है। क्रोमियम जो है वो डी सीरीज़ का चौथा मेंबर है। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि 21 से शुरू होती है सीरीज़, तो 21, 22, 23, 24 चौथे नंबर पे आया। इसको जो है अगर कभी देखेंगे आप अपने प्योर हालत में, तो ये सिल्वर ग्रे लस्टर रखने वाला एक अच्छा सा शाइनी मेटल है। इसकी जो है कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो लिखी हुई हैं यहाँ पे। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने एक क्लास ली थी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। तो क्रोमियम भी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। रीज़न पुरानी है कि इनके डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो इनकम्प्लीटली फिल होते हैं। वो इस बात पे इनको जो है आमादा करते हैं कि ये मुख्तलिफ़ कंपाउंड में अपने मुख्तलिफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें। तो इसकी 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो सबसे नोटवर्दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इस वजह से ये रेडॉक्स रिएक्शंस में, यानी ऑक्सीडेशन के तौर पे इसके कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं क्रोमियम वगैरह के। ये तो प्रीएम्बल हो गया या प्रीव्यू, जिसमें एमसीक्यूज़ हैं सारी। अब इसकी इक्वेशंस आएंगी, कुछ आसान इक्वेशन आएंगी, कुछ मुश्किल। जो नए नाम आएंगे उसको काइंडली नोट कीजिएगा ताकि ये इक्वेशंस का जो मुअम्मा है वो हल हो जाए। जो काफ़ी स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि यार इक्वेशंस कैसे करें। अब ये क्रोमियम के रिएक्शंस हैं, क्योंकि क्रोमियम एक मेटल है तो इसके रिएक्शंस हम देखेंगे। इसकी एक्सट्रैक्शन, इसकी मेटलर्जी हमारे सिलेबस में नहीं है। पहला रिएक्शन जो है इसका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्रोमियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नेगेटिव पार्ट को अपने साथ ले लेता है, और हाइड्रोजन जो है इसमें से हाइड्रोजन गैस बन के लिबरेट हो जाती है या गैस बन के रिलीज़ हो जाती है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमियम अपने रिएक्शंस में, अपने कंपाउंड्स के बनाने में अपनी स्टेट 3 शो करता है। मैंने अभी पीछे तो दिखाया, तो इतनी सारी हैं इसकी 2, 3, 4, 5, 6। अब ये बारीकियाँ जो टीचर बता रहे हैं इसको नोट करें कि क्रोमियम अपने कंपाउंड्स में अमूमन मोस्टली जो एग्जिबिट करता है ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, वो 3 है इसकी। तो इस वजह से यहाँ पे अब ये नहीं कि हम कोई 2 या 4 या 6 वाला बना दे। तो अब जिसको ये समझ में आ गया वो जल्दी से ये कर सकता है कि अगर इसकी 3 और इसकी 1 है तो फार्मूला मेकिंग आप लोग 9, 10 क्लास से कर चुके हैं। तो क्रोमियम क्लोराइड एक इसका सॉल्ट बन जाएगा। मुख्तसर ये हुआ कि क्रोमियम किसी मिनरल एसिड HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हुए क्लोराइड बना सकता है। दूसरा रिएक्शन इसका ऑक्सीजन से,
इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ऑक्सीजन में यहाँ 2 है। ऑक्सीजन गैस या एयर, ऑक्सीजन गैस या एयर ये ऑक्साइड बना देगा। ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और ऑक्साइड बना देती है। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ये दोनों इक्वेशन एक जगह स्टूडेंट देख लें, नीचे की दोनों सही है। अब ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन यानी एयर से, इसको एयर भी बोल सकते हैं ऑक्सीजन भी। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में ये ऑक्साइड बना देगा, सही है जनाब। ऑक्सीजन जो है 2 है, मुख्तसर ये हुआ कि ये ऑक्साइड बनाने का एक एडिशन रिएक्शन था, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, बचपन से पढ़ रहे हैं, तो 2 क्रॉस होकर जो है क्रोमियम के साथ, और 3 जो है अभी मैंने बताया क्रोमियम ऑक्साइड। जो 2 नज़र आ रहा है वो बैलेंसिंग का है, बैलेंसिंग तो माशाल्लाह सबको आती होगी सेकेंड ईयर में हमें। तो ये 2 रिएक्शन हो गए क्रोमियम के। तीसरा और आखिरी रिएक्शन जो है हमारे सिलेबस में इसका, कि वाटर या स्टीम के साथ हाई टेम्परेचर पर अगर इसको रिएक्शन कर दें हम, ख्याल है यानी कि वाटर लिक्विड स्टेट में क्रोमियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वरना उस पर ऑक्साइड लेयर आ जाएगी, या यूँ समझ लें कि वो प्रोटेक्शन लेयर बना लेगा। रिएक्शन उस तरह का नहीं होगा जिसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है, ये नोटवर्दी चीज़ है, इसको सही से नोट कर लें कि ये स्टीम की हालत में यानी हाई टेम्परेचर पर, एलिवेटेड टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड नहीं स्टीम गैसियस स्टेट में रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा, हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा। और कैसे लिबरेट करेगा, इसके ऑक्सीजन पार्ट को ये ले लेगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, सिंपल एज दैट। बैलेंसिंग बस ध्यान रखिएगा कि ये जो 2 आ रहा है 3 आ रहा है, ये इक्वेशन बैलेंसिंग का है। और ये सॉलिड, ये नज़र आ रहे हैं सॉलिड, मेटल का ऑक्साइड सॉलिड होता है। ये दिखाने के लिए आप इस इम्तिहान में अगर ये सवाल आ जाए इक्वेशन का, तो आप ब्रैकेट में उसकी स्टेट ऑफ मैटर ना लिखें भले, लेकिन आपके पास नॉलेज हो एमसीक्यूज़ या एप्टीट्यूड के लिए कि ऑक्साइड्स जो होते हैं मेटल्स के, वो मेटेलिक होने की वजह से सॉलिड स्टेट में होंगे। ये मस्ट है, ये मैंने आपको चैप्टर 1-2 के टाइम में बताया हुआ है, आखिरी चल रहा है इनऑर्गेनिक का हिस्सा। वाटर की जो स्टेट रिएक्शन में होगी वो मेंशन करना मस्ट है, ऑप्शनल नहीं, क्योंकि वो H2O लिक्विड है, वाटर H2O आइस है सॉलिड, और H2O स्टीम है गैस। तो ये तीनों इसके क्रोमियम के रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में वो थे। अब इसके कुछ इस्तेमालात, वैसे तो आपने ज़िंदगी में इसके इस्तेमालात देखे होंगे, MCQs के लिए इसको देख लें। क्रोमियम जो है स्टील बनाने में, उसको क्रोम स्टील कहते हैं। स्टील बनाने में बड़ा अच्छा फौलाद बनता है, स्टेनलेस स्टील इससे बनता है, क्रोम स्टील बनता है। क्रोम प्लेटिंग में मुख्तलिफ जो रॉ मेटल्स होते हैं, रॉ मेटल्स वो होते हैं जिनको जल्दी रस्ट लगता है, जंग लगता है, कोरोजन हो जाता है, उसको लाइफ इन्हांस करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए क्रोमियम की कोटिंग होती है। इसको क्रोमियम प्लेटिंग, कभी बचपन में पढ़ा हो, निकल प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग जिसको कहते हैं, कि कोटिंग करते हैं। क्योंकि क्रोमियम एक ऐसा मेटल है जो शाइनिंग है, लस्ट्रस है और लेस लायबल टू कोरोजन है। तो क्रोमियम के जो चीज़ें होंगी वो जंग देर में पकड़ेंगी, बड़ी मजबूती उसमें आ जाती है और देरपाई आ जाती है। तो क्रोम प्लेटिंग में या क्रोमियम प्लेटिंग में इस्तेमाल होता है। पिगमेंट्स जो रंग और रोगन हो तो उसमें इस्तेमाल होता है, जो मुख्तलिफ पेंट्स वगैरह होते हैं। और मेटल सरफेसेस के ऊपर, ये तो बता ही दिया मैंने, यानी ये इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं। अच्छा, अब हर जो इम्पॉर्टेंट मेटल हमारे सिलेबस में रखा गया उसका एक इम्पॉर्टेंट तरीन कंपाउंड भी सिलेबस में रखा गया, यानी क्रोमियम है तो अब क्रोमियम का सबसे ज़्यादा या सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़फुल कंपाउंड कौन सा है। इधर मैंगनीज आएगा, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ये पेयर में है। तो अब हमारे सिलेबस में जो क्रोमियम का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, जिसको आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7-8 में देखा होगा, जो स्टूडेंट मुसलसल केमिस्ट्री को रिवाइज़ करते रहते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको कहते हैं, अगर आपने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन या एल्डिहाइड वगैरह की ऑक्सीडेशन देखी होगी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत अच्छा। ये अक्सर एरो पे आपको नज़र आता होगा, नहीं याद आ रहा है तो देखिएगा,
क्योंकि देखिए पढ़ाई लिंक होती है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 लेकिन देखिए सर रेफरेंस दे रहे हैं आपको चैप्टर 7 8 का, तब ये केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी होगी और आसान कि आप मेरी बात को समझ के उस रास्ते पे चलें। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट ये Cr2O7 जो है ना ये डाइक्रोमेट रेडिकल है, Cr2O7 इसको डाइक्रोमेट रेडिकल कहते हैं। ये डाइक्रोमेट, एक क्रोमेट भी होता है, क्रोमेट भी होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो CrO4 होता है, वो क्रोमेट अलग है, ये डाइक्रोमेट है। सही है, तो पोटेशियम के साथ लग जाएगा तो ये हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसकी 2 जो है वैलेंसी है, पोटेशियम की 1 होती है, देखिए 2 इसके क्रॉस होकर पोटेशियम के लेग में आ जाएगा, फार्मूला मेकिंग में K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि क्रोमियम का ये और पोटेशियम का कंपाउंड बन गया इसलिए, लेकिन इसका सेंट्रल एलिमेंट क्रोमियम कहलाएगा। यानी कभी कोई बोलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट किस चीज़ का कंपाउंड है, जो कंपाउंड बनते हैं ना उसका एक सेंट्रल एटम होता है। कभी अगर आप लोगों ने बॉन्डिंग वाले चैप्टर पढ़े हो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 वगैरह, उसमें होता है सेंट्रल एटम जिसकी वजह से वो कंपाउंड बनता है। तो क्रोमियम वो सेंट्रल एटम है जिसकी वजह से ये डाइक्रोमेट बना है। पोटेशियम इसका सेंट्रल एटम नहीं है। और एक चीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट, सेंट्रल को यूँ नहीं समझेंगे कि जो सेंटर में लिखा हुआ हो, जिसके वजह से वो बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वगैरह हुई है। ऑन पेपर आपको बीच में नजर आए 2 के तो आप यूँ ये सेंट्रल हो गया। ये केमिस्ट्री का सबसे हल्का तरीका हो गया। अब यहाँ पे इत्तेफाक है कि क्रोमियम दरमियान में भी लिखा हुआ है और है भी सेंट्रल एटम, लेकिन कभी किनारे पे लिखा होगा और वो होगा सेंट्रल एटम। रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और हाईली सॉल्युबल है, क्योंकि ये ऑक्साइड है तो इसका जो है हाईली सॉल्युबल, पानी में इसकी डिज़ोल्व होने की सलाहियत अच्छी है। अब एक इलस्ट्रेशन के साथ जो है आपके सिलेबस में रखा गया है कि पानी में डिज़ोल्व होता है तो क्या करता है। जब इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ऐसा पानी जो न्यूट्रल पीएच रखता हो, ख्याल है पानी को ही हम एसिडिक और बेसिक बना सकते हैं बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड और बेस। ना अल्कलाइन होना चाहिए ना एसिडिक, प्योर न्यूट्रल pH 7 रखने वाला वाटर, उसके साथ अगर हम इसको मिलाएंगे तो 2 तरह के आयंस का इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करता है ये अपने अंदर। यानी एक साइड पे डाइक्रोमेट आयन बन रहा होता है और दूसरी साइड पे जो है क्रोमेट। और ये पता कैसे चलता है कि ये बन गया है, ये जो क्रोमियम के कंपाउंड्स हैं कलर्ड हैं, तो उसके आयंस भी जो हैं वो कलर्ड हैं। और ये इस चैप्टर के इब्तिदा में मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर आयंस आर कलर्ड। तो अब इनके आयंस भी कलर्ड हैं। ये कलर्ड का जो फॉर्मेशन होगी ना उस कंटेनर में, वेसल में, जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा होगा वाटर के साथ डिज़ोल्व होने का, वहाँ वो कलर फॉर्मेशन में पता चलेगा कि फला आयन और फला आयन की इक्विलिब्रियम कंडीशन या बैलेंस आ गया है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट में नज़र आ रहा होगा डाइक्रोमेट आयन, जो मैंने अभी लिखा था डाइक्रोमेट है Cr2O7। सही है, ये रेड हो गया। क्यों हो गया रेड? क्योंकि इसका ओरिजिनल रेड है, ठीक है। लेकिन जब ये वाटर में मिलाने से स्विच होगा, मूव होगा टुवर्ड्स अदर आयनिक फॉर्मेशन, तो ये क्रोमेट आयन में तब्दील होगा। क्रोमेट आयन जो है CrO4, अभी मैंने बताया था, ये देखें लिखा हुआ आ गया क्रोमेट आयन CrO4। इसका कलर येलोइश होगा। तो ये जो कलर आएगा ये बयान करेगा कि ये वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर अपने इक्विलिब्रियम को, ये इक्विलिब्रियम क्या है, चैप्टर नंबर 7 अगर पढ़ाओ फर्स्ट ईयर का, केमिकल इक्विलिब्रियम, कि दोनों आयंस इक्वल कंपोजिशन में और बराबरी में हो। तभी देखें pH न्यूट्रल होना चाहिए था वाटर का, वरना ये जो बैलेंस आ रहा है नहीं आता। अच्छा, ये आयनिक इक्वेशन है। आयनिक इक्वेशन में आयंस का लिखाना ज़रूरी होता है। अगर आपने ये -2 नहीं लिखाया तो Cr2O7 इज़ नथिंग, नोट करें। आपने अगर यहाँ पे CrO4 दिखा दिया तो इट इज़ नथिंग। ये रेडिकल्स हैं या आयंस हैं, इसके साथ ये चार्ज दिखाना ज़रूरी है। और फिर इसी चार्ज के साथ जो है वो बैलेंसिंग चेक होती है। यानी चेक कैसे करते हैं इसको, ये देखें -2 चार्जेस पे बोल दें हाँ, 2 2 माइनस का 4 हो गया इसके ऊपर चार्ज, और ये 2 1 प्लस का 2 हो गया चार्ज। तो देखें यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है। तो देखें -2 चार्ज भी बैलेंस से नज़र आना चाहिए कि ये एक आयनिक इक्वेशन है बट बैलेंस्ड।
तो ये नई सी ज़िंदगी की इक्वेशन है, क्योंकि हम आमतौर पे आयनिक इक्वेशन बनाने के आदी नहीं हैं। और देखिए वाटर में से ये H+ जो निकला ना, इसने वो कन्वर्ट किया है डाइक्रोमेट आयन को क्रोमेट आयन में। आगे बढ़े भाई। अच्छा, ये जो MCQs के लिए अगर पढ़ना है तो पढ़ लें कि ये जो इक्विलिब्रियम जो हमने पीछे देखा इक्वेशन का, ये pH सेंसिटिव है। pH सेंसिटिव ये होता है कि अगर उस इक्विलिब्रियम के आने के बाद उसमें आप कोई एसिड या बेस डाल देंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपको याद हो, एक ली शेडलियर प्रिंसिपल होता था कि किसी सिस्टम का इक्विलिब्रियम आ चुका है और उसके बाद आपने उसके अंदर कुछ जो है चेंजेस की, तो वो स्ट्रेस होता है, कांस्टेंट होता है, वो मूव करता है अपने आप को। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर ये इक्विलिब्रियम आ चुका है, उसके बाद आपने इसके अंदर जो है कुछ डिस्टर्बेंस की, यानी एसिड ले आए, यानी कुछ कतरे उस सिस्टम में एसिड डाल दिया, तो लेफ़्ट पे जाएगा। सोचें क्यों? सोचें क्यों? पीछे की इक्वेशन देखें, मैं नहीं दिखाऊंगा अब दोबारा, क्योंकि पीछे की जो इक्वेशन थी उसमें राइट हैंड साइड पर H+ था। H+ जहाँ पे होता है ना, वो एसिड होने की निशानी होती है। देखें अब, और वहाँ पे H+ बन रहा है और आपने एसिड बाहर से भी डाल दिया, तो क्या हुआ बताएं खुद ही? एसिड की ज़्यादती हो गई उस बर्तन में। तो क्या कहता था ली शेडलियर कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट अवे फ्रॉम द साइड ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे ज़्यादा होगा उससे कम की तरफ दौड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो अब ये लेफ़्ट पे इसलिए गया कि वहाँ पे ऑलरेडी H+ था। इक्वेशन पलट के देखें तो उसने इक्विलिब्रियम को मूव किया टुवर्ड्स लेफ़्ट। इसी के बरक्स अगर हम बेस ऐड कर दें तो इसका मतलब बेस की ज़्यादती हो जाएगी, यानी उस सिस्टम में एसिड के H आयंस की कमी हो जाएगी, क्योंकि बेस जब आता है OH बढ़ाता है, एसिड आता है H बढ़ाता है। तो अब बेस बढ़ाएगा तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड के ऊपर जो है बेसिसिटी बढ़ रही है, तो इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट मूव हो जाएगा। यानी हमारा नतीजा क्या होगा? लेफ़्ट पे अगर मूव होगा तो लेफ़्ट पे देखिएगा डाइक्रोमेट है जो कि रेड है, यानी उस बर्तन में रेडिश कलर का टेक्सचर ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगेगा, गहरा सुर्ख आने लगेगा। और इसी के बरक्स जब आप बेस डालेंगे तो उसका जो है रंगत रेड से येलोइश की तरफ चली जाएगी, जो कि इस बात का होगा कि इसके अंदर बेसिसिटी बढ़ रही है। ये कलर फॉर्मेशन समझे, जैसे टाइट्रेशन होता है, कलर से हम जो है हैंड मार्क करते हैं ना, तो ये इस चीज़ का जो एक तरह का टेस्ट भी है कि आप क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन के दरमियान डिस्टिंग्विश करें विद द हेल्प ऑफ कलर, कि डाइक्रोमेट जो है वो रेडिश है और क्रोमेट जो है वो येलोइश है, और रेड और येलो में वाज़ा फ़र्क है। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता कैसे है, जो हमने ऊपर पढ़ दो लिया सारा, ये ख़ुद भी बनाया जाता है, कोई आसमानी चीज़ नहीं है कि नाजिल होगी। डाइक्रोमेट जो था ये बनाया जाता है। इसका एक तरीका हमारे सिलेबस में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस तरह की जितनी इक्वेशन होंगी जिसमें प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा हो, ये सेक्शन C की तरफ चली जाती है इक्वेशंस। ये देखिए बता रहा हूँ, इक्वेशन इनऑर्गेनिक में सेक्शन C में इस चैप्टर 2 की ज़्यादा जाएंगी बनिस्बत चैप्टर 1 के, क्योंकि आगे भी आज ही की लेक्चर में देखिएगा 2-3 बड़ी मुश्किल इक्वेशंस हैं जिसको हज़म करना, प्रैक्टिस करना मुश्किल है। इवन याद करना पड़ता है उसको, टीचर को भी करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट का उसूल या हाइड्रोलाइसिस वो नहीं बता सकते। वो कहते हैं भाई ये याद करो। अब बनता कैसे भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट? ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये तो माशाल्लाह याद हो गया सबको कि K2Cr2O7 फार्मूला है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। सही है जनाब। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो इसका तरीका होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे आप किसके साथ भाई? ये देखना CrO4 आ गया, बोले क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट लेंगे, पोटेशियम क्रोमेट। ये अलग से वाज़ा लिख लेंगे, CrO4 जो है वो क्रोमेट है और Cr2O7 जो है डाइक्रोमेट है। अब इसमें अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी सल्फेट जो है वो पोटेशियम के साथ चला गया, सही है, और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई क्रोमियम की और वो पोटेशियम डाइक्रोमेट बना गया। अब चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड लिया था तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो चाहे कंसनट्रेटेड हो चाहे एक्वियस हो, पानी तो होगा ना उसमें, 100% तो प्योर नहीं होगा ना एसिड, तो वो वाटर के एलिमेंट अपने रिलीज़ कर देगा, निकाल देगा इस रिएक्शन के दौरान। मुख्तसर ये हुआ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग पोटेशियम क्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड।
और नीचे ये जो लिखा हुआ है इसके लिए जाके आप देखें चैप्टर नंबर 7 और 8 कि ये एक बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसके अंदर ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करने में काम आता है। ये जो नीचे यूज़ लिखा हुआ है एक तरह से इसका, ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं और यूज़ भी हैं। तो ये पूरा कहानी ख़त्म हुई पहले की, यानी आज के लेक्चर का पहला हिस्सा, जिसमें क्रोमियम और उसका कंपाउंड मशहूर ज़माना पोटेशियम डाइक्रोमेट उसकी स्टडी हुई। अब मैंगनीज़ और उस मैंगनीज़ का एक कंपाउंड, अब मैंगनीज़ है वो 25 शुरू में बता चुका हूँ, ये दूसरा एलिमेंट है, पड़ोस पड़ोस में ही है दोनों। पीरियोडिक टेबल देखेंगे या डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ तो मैंगनीज़ क्रोमियम के पड़ोस में। अब मैंगनीज़ जो है वो थोड़ा सा डल किस्म का जो है वो मेटल है, ग्रेइश वाइट, यानी इसमें वो चमक वो दमक आपको नहीं मिलेगी जैसी क्रोमियम में। तो ये ग्रेइश वाइट है, हार्ड और ब्रिटल मेटल है। और इसके बारे में ये भी आपकी किताब वालों ने नॉलेज दे दी है कि अर्थ क्रस्ट की अबंडेंस में इसका क्या रैंक है। 12वां नंबर है इसका। ये मोस्ट अबंडेंट कोई पूछ देगा तो वो ऑक्सीजन है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कोई कभी पूछ देगा तो सिलिकॉन है। तो इस तरह रैंकिंग चलती है। 9th मोस्ट अबंडेंट कोई पूछ लेगा तो वो जो है हाइड्रोजन है। तो इस तरह रैंकिंग है, यानी जैसे कभी आप इंटरनेट सर्च करें तो आते हैं ना कि दुनिया के 10 अजीम जो है वो खिलाड़ी या फला फला, तो इसकी भी रैंकिंग आ जाएगी कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तो ये 1 2 3 करके आपको 20 तक 50 तक की लिस्ट मिल जाएगी। तो ये 12वें नंबर पर है। मैंने इजाफी नॉलेज भी दे दी कि सिलिकॉन सेकंड पर है और ऑक्सीजन फर्स्ट पर है। एल्युमिनियम जो है 3rd या 4th है और 9th पे हाइड्रोजन है, ये 12वां है। ये भी कई ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है क्योंकि ये ट्रांजिशन है। रीज़न वही है जो अभी क्रोमियम की गुजरी, सही है। और जिन लोगों ने मेरे साथ लास्ट लेक्चर किया था नॉमेनक्लेचर वाला कॉम्प्लेक्सेस का, तो उसमें मैंने आखिर में जाते आते एग्जांपल कराई थी KMnO4 की, अगर याद हो, जिसमें ब्रैकेट नहीं लगाया तो मैंने कहा था कि इसमें करंट ढूंढें। नॉमेनक्लेचर की एक्सरसाइज देखिएगा। अब ये जो KMnO4 था इसमें मैंगनीज़ अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है +7, और मैंगनीज़ के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है पीरियोडिक टेबल में जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सके। 6 तक है सबकी, किसी 2 में भी मुकाबला नहीं है टाई के जिसकी 7 और हो। मैंगनीज़ इज़ द ओनली। MCQs भी है क्या, कौन सा एलिमेंट है वाहिद पूरे 118 एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड में हो सकती है, और वो मैंगनीज़ है +7। 6 तो 2-3 की मिल जाएगी, जाके देख लें। यानी गोल्ड मेडल इसी अकेले को मिलेगा कि एक ही है जिसका 7 हो सकता है। 6 तो 2-3 को हो जाएगा, 5 3-4 का हो जाएगा। सही है जनाब। इसके रिएक्शंस देख लें, तकरीबन आपको वैसे ही इसके रिएक्शन मिलेंगे जो अभी हमने पीछे किया। तो ये जल्दी से काइंडली जो है कीजिएगा ताकि टाइम बच जाए। मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन, पिछले में O3 की गलती थी वो सही कर लीजिएगा। इसमें मैंगनीज़ के साथ ऑक्सीजन, मैंगनीज़ ऑक्साइड, मैंगनीज़ का जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन मैंगनीज़ क्लोराइड, और मैंगनीज़ का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन की लिबरेशन या फॉर्मेशन। लेकिन इसमें आपने सीखा क्या, सर ने तो बहुत तेज़ तेज़ करा दिया। मैंगनीज़ जो है जब अपने रिएक्शंस में आता है तो अमूमन सबसे ज़्यादा वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो करता है। जैसे आप देखें मैंगनीज़ क्लोराइड का ये फार्मूला क्यों आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है कि क्लोरीन की तो आपको पता है कि 1 है, तो मैंगनीज़ की 2 होगी तभी जो MnCl2 बनेगा। जैसे CaCl2 कब बनता है, जब कैल्शियम की 2 हो। तो मैंगनीज़ क्लोराइड MnCl2 बनने का मतलब क्या हुआ, पढ़ने वाले को समझ में आएगा इसमें इसकी वैलेंसी +2 है, सही है। मैंगनीज़ सल्फेट में भी यही हुआ, इसकी +2 है, इसकी -2 है। और हाइड्रोजन लिबरेट, यानी ये तो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंगनीज ने सल्फेट को पकड़ लिया, MnSO4, हाइड्रोजन अलग हो गई। ये एडिशन रिएक्शन है, क्लोरीन इसमें एब्जॉर्ब हो गई, ऐड हो गई, यानी ये गैस थी एब्जॉर्ब हो गई और मैंगनीज क्लोराइड बन गया, सही है। इसमें ज़रा ध्यान रखना है कि मैंगनीज ऑक्साइड कई तरह के हैं। अब ये साइड पे लिख लीजिएगा। जिस तरह कभी आप लोगों की ज़िंदगी में जो है वो नाइट्रोजन को पढ़ाओ, नाइट्रोजन सीरीज़ ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है, तो मैंगनीज़ भी इसी तरह के सीरीज़ ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है। ये अब आपकी लर्निंग है। देखिए इन 2 में मैंने समझा दिया इसमें कि ऑक्सीजन के साथ जब आम हालात में मैंगनीज़ रिएक्शन करेगा यानी एडिशन होगा, तो मैंगनीज़ ऑक्साइड का ये वाला कंपोजिशन MnO3 बनेगा। मतलब इसका मैंगनीज़ डाइऑक्साइड भी होता है MnO2,
एक इसका मैंगनीज़ के साथ पेंटा भी होता है Mn2O5, तो मतलब उसमें ये वक्त मैं खामा-खाई का कर रहा हूँ। यहाँ पे बस ये लर्निंग लिख लें कि मैंगनीज़ व्हेन ट्रीटेड विद या एड्स ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइज्ड टू गिव मैंगनीज ऑक्साइड हैविंग फार्मूला Mn3O4। और ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें आप लोगों को ये ना ख्याल आ रहा हो कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई। ये लंबी बहस है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी की 3 की वजह से नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड है। कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड जब होगा उसमें फार्मूला का वो नहीं सोच सकते कि वो ऑक्सीजन की जो 2 होती है 3 कैसे हो गई। तो यहाँ पे वो वाली लॉजिक मत लगा दीजिएगा कि मैं ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई है, ऑक्सीजन की 2 ही है भाई। ये मालूमात है जिनके लिए थी, वरना पता नहीं कोई सोच रहा था। नहीं, मैंने अपने तो बता दिया, यहाँ पे कोई सोच रहा हो कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई क्या। तो ये 3 रिएक्शंस थे। इसके बाद इसके 1-2 यूज़ देख लें, MCQs। स्टील बनाने में ये भी इस्तेमाल होता है, एलॉयज़ बनाने में इस्तेमाल होता है, और इसका एक अच्छा इस्तेमाल है बैटरीज़ में इस्तेमाल होता है, सेरेमिक्स में इस्तेमाल होता है। जो मुख्तलिफ सेरेमिक्स के जो है प्रोडक्ट्स हैं, ग्लासेस बनाने में इस्तेमाल होता है, जो हार्ड ग्लासेस होते हैं, हार्ड ग्लासेस, फैंसी ग्लासेस नहीं, हार्ड ग्लासेस बनाने में इस्तेमाल हो गई है। और जो बायोलॉजी में स्टूडेंट मेरे साथ हैं उनके पास ये नॉलेज होगी कि ये हमारे बोन्स और मेटाबॉलिक सिस्टम में काम करने वाला एक एलिमेंट है जिसमें कुछ मिकदार इसकी ज़रूरी है। तो इट इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड प्लेज वाइटल रोल इन मेटाबॉलिज्म एंड बोन डेवलपमेंट एंड एंजाइम फंक्शन। इंजीनियरिंग वाले देखें गौर से इस बात को कि इसका काम मेटाबॉलिक एक्टिविटी में और बोन डेवलपमेंट में होता है, लेकिन माइनर, ज़्यादती भी नहीं हो जाए कि कोई जो है मैंगनीज़ को खाने लग जाएगा, उससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी। आगे बढ़े भाई। अब मैंगनीज़ का कंपाउंड मशहूर ज़माना परमैंगनेट। जिन लोगों को चैप्टर नंबर 5 याद हो मेरे साथ, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो उसमें जब हम अल्कीन अल्काइन पे थे तो उसमें KMnO4 टेस्ट होता था। अल्कीन और अल्काइन या अल्केन और अल्कीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इसका जो है डार्क पर्पल या डीप पर्पल कलर होता है, वो पर्पल कलर वैनिश हो जाता है या डी कलराइज हो जाता है, तो वो डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड की मौजूदगी का इंडिकेटर होता है। जबकि इसी के बरक्स जो है अल्केन्स यानी मीथेन इथेन डी कलराइज नहीं करेंगे KMnO4 को। देखने में पढ़ाते पढ़ाते कुछ बोलने लग जाता हूँ, उसको अहमियत देते हैं आप। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट इम्पॉर्टेंट था, इसलिए वो उसका रेफरेंस दिया। डीप पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसका सॉल्यूशन जब बनेगा तो वो भी डीप पर्पल कलर का हो जाएगा। सही है। इसको बनाते कैसे हैं, इसकी प्रिपरेशन। अच्छा, पीछे जो मैंगनीज़ गुजर गया, मैंगनीज़ की भी मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। माने ये सारे मेटल्स अपने ओर से मेटलर्जिकल प्रोसेस से जो है एक्सट्रैक्ट होते हैं। जितने भी हार्ड मेटल्स हैं, जितने भी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, सब के सब, कोई भी नाजिल नहीं हुआ है, सब अपनी कंबाइंड स्टेट में और फॉर्म में मौजूद हैं, उससे अलग कर दिया जाता है। लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं ये बनाए जाते हैं, यानी वंस यू ऑब्टेन मैंगनीज देन इट्स कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म। तो पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का तरीका यानी KMnO4, लेकिन ये बनता है 2 स्टेज में, 2 स्टेज रिएक्शन, 2 मरहले में बनेगा। पहले मरहले में स्टेज 1 या स्टेप 1 और फिर सेकंड स्टेप। पहले मैंगनीज डाइऑक्साइड, देखिए जो मैंने कहा था हुआ। अभी हमने जब मैंगनीज का रिएक्शन किया था ऑक्सीजन से, तो वहाँ पे तो Mn3O4 बन गई थी। अब यहाँ पे देखें मैंगनीज का डाइऑक्साइड वाला जो है ऑक्साइड रिएक्शन करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इन ऑक्सीजन, यानी ये पहले रिएक्शन में ये मैंगनेट बनेगा, मैंगनेट। अब ये भी लिस्ट बना दिया, क्रोमेट और डाइक्रोमेट की लिस्ट बनाई, तो मैंगनेट और परमैंगनेट की लिस्ट बना लें। अगर MnO4 -2 है और अगर MnO4 -1 है, तो ये दोनों में नाम बदल जाएगा। यहाँ पे -2 है तो ये 1 है, तो ये देखिए 2 आ गया इसके साथ यहाँ। और ये जो परमैंगनेट है इसमें दोनों के अंदर 1 है, तभी देखिए यहाँ पे 2 नज़र नहीं आ रहा। अब ये रेडिकल्स हैं जिनकी अलग अलग जो है चार्ज हैं।
अलग अलग चार्ज है, यानी कि फर्स्ट स्टेज में ये मैग्नेट यानी -2 चार्ज में कन्वर्ट होगा, और फिर सेकंड स्टेज में ये आपका मतलूबा पर मैग्नेट देगा। इससे ये सीखा कि ये एक स्टेप में पर मैग्नेट नहीं बन सकता। तो 2 स्टेज रिएक्शन के इन फर्स्ट स्टेज मैंगनीज डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। यूँ समझिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर दिया हमने इसको टू गिव पोटेशियम मैग्नेट इन द फर्स्ट स्टेज। और चूँकि इसमें देखिए बेस था, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, ये मुश्किल इक्वेशन है कि यहाँ पे बेस था, जैसे पीछे भी एक एसिड था, तो बेस जो है इस वजह से इसमें से देखें वाटर का निकलना लाजमी है कि दूसरी प्रोडक्ट क्या बनी, क्यों बनी। रिएक्टेंट पे देखना पड़ता है कि एसिड या बेस है या क्या है। अगर तो डाइल्यूट एसिड होगा, जैसे पीछे एक डाइल्यूट एसिड था, तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी, लेकिन अगर कंसनट्रेटेड एसिड होगा तो वाटर निकल जाएगा। बारीकियाँ हैं भाई, ये किताबों में नहीं मिलती है, किताब की वर्डिंग जो है आधी लाइन होगी, बाकी टीचर बताता रहेगा ये क्या लेक्चर चल रहा है। अब ये पोटेशियम मैग्नेट मिल गया मुझे, अब इस पोटेशियम मैग्नेट को क्लोरीन के साथ ट्रीट कर दें, यानी क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करा दें, तो इसमें अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगी कि यहाँ पे ये जो 2 था, तो समझिए 1+1, एक पार्ट इसका क्लोरीन ले लें और बाकी जो बच जाए वो आपके सामने कि KMnO4 हो गया, नज़र आया। और ये जो K सही है, लेकिन अब वहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि Cl2 है, वहाँ पे KCl है, बैलेंसिंग देखनी पड़ेगी आपको, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। बैलेंसिंग थी यहाँ पे पोटेशियम 4 है, वहाँ पे 3 थे, तो 2 KCl। तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रिपरेशन मेथड हो गया इन 2 स्टेप्स। अब ये भी सॉल्युबल है, क्रोमियम का जो कंपाउंड किया था अभी हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी सॉल्युबल था। अब ये भी सॉल्युबल है, लेकिन इसकी तहकीक थोड़ी ज़्यादा है आपकी बुक में कि ये जो सॉल्युबल है ये एसिडिक मीडियम में सॉल्युबल एज वेल एज बेसिक मीडियम में सॉल्युबल। तो अब हमें ऐसी 2 इक्वेशन आयनिक देखनी होगी कि अगर इसके साथ कोई एसिडिक बेस और फिर बेसिक बेस का मतलब जिस माहौल में रिएक्शन कर रहे हैं, ये लफ्ज़ अजीब सा बोलते हैं ना सर, एसिडिक बेस, बेसिक बेस कहते हैं ना किसी चीज़ की बुनियाद बना रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं जिस पे वो रिएक्शन करवाएं। यानी पानी लिया हुआ है, लेकिन पानी बेसिक है कि एसिडिक है, समझे, बेस, वरना एक लफ्ज़ भी बेस है, एसिड बेस। तो अब इसके 2 रिएक्शन आपको आयनिक नज़र आएंगे, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में काम करता है, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में काम करता है, और दोनों में फिर ये रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए एसिडिक मीडियम का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन की ज़्यादती हो, यानी H2SO4 से रिएक्शन करा दिया तो उसमें H+ थे, HCl से रिएक्शन करा दिया उसमें जो है H+ थे। यानी अब लग रहा होगा कि सर ये एसिडिक मीडियम है, इसमें एसिड तो है ही नहीं। बेटा ये हाई फाई इक्वेशन है, साइड पे लिखें। ये H+ किस चीज़ की निशानी होती है कि एसिडिक मीडियम है, क्योंकि एसिड्स आर द स्पीशीज रिच ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस। और दूसरे में कैसे पता चले कि ये बेसिक मीडियम है, यानी अल्कलाइन मीडियम है। अब इसमें लग ही नहीं रहा होगा, वाटर नज़र आ रहा है इसमें, इसका काउंटर आप पकड़ेंगे कि इसके जो है रिडक्शन होने के दौरान OH आयंस जो है वो उस बर्तन में आ गए, यानी ये बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। यानी इसमें इससे जो है आप इस इक्वेशन को काबू करेंगे कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये आयंस के साथ इक्वेशन है, लेकिन आयंस आए कहाँ से, यानी ये H2SO4 अगर था तो यूँ समझे कि यहाँ से ये आयंस निकले 4 2 8, तो लेकिन इक्वेशन सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं करनी है, उसके आगे का मंजर दिखाने के आयंस कैसे थे और किस तरह रिएक्शन किए। तो अब इसमें हुआ क्या है, कुछ पता चला इस रिएक्शन में हुआ क्या है, ये रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का मतलब पता है आपको, 3 डेफिनेशन होती है, एक किसी बता दूँ। अगर किसी रिएक्शन के दौरान किसी एलिमेंट या सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो, तो हम कहेंगे ये रिडक्शन हो रही है। अब आप में से जिसको अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में महारत है, यानी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 12, तो वो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें जल्दी से। मैंगनीज
क्या MnO4 माइनस के अंदर माइनस चार्जेस के ऊपर। भाई ऑक्सीजन का -8 हो गया, इसका अननोन है और नेट चार्ज इस पे 1 है, सही है। 8 उधर जाके क्या हो गया भाई +7, यानी कि इसके अंदर इसका चार्ज है। देखिए 7 से 2 हो गया, 7 से 2 हो गया इसके ऊपर चार्ज, यानी रिडक्शन इस तरह हुई कि इसका चार्ज नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। +7 से कम होकर वो +2 हो गया। ये इस बात का सबूत हुआ कि ये दोनों रिएक्शन रिडक्शन है। इस तरह इसमें आप चेक करो क्या है, +7 अभी आप देख चुके। मैंगनीज डाइऑक्साइड में आप निकालो कि मैंगनीज में इसका क्या है, इसका तो 2 होता है, तो इसका कितना हो गया -4, न्यूट्रल चीज़ थी ये, तो इसका 0 कितना है, इसमें +4 आ गया। देखें +4 आ गया। 7 से 4 कम होता है ज़्यादा, ये उनके लिए जो समझ के करना है, वरना रटना हमेशा आसान है। रट लीजिए कि इन एसिडिक मीडियम इट रिड्यूसेस टू मैंगनीज आयन, इन अल्कलाइन और बेसिक मीडियम इट रिड्यूसेस टू मैंगनीज डाइऑक्साइड, यानी ये इसकी रिडक्शन प्रोडक्ट है। ये रिडक्शन प्रोडक्ट बनी ये, और ये इसकी रिडक्शन प्रोडक्ट बनी ये रिडक्शन प्रोडक्ट बनी। अब आप सोचोगे कि KMnO4 कहाँ गया। अगर आयनिक इक्वेशन होगी ना, तो इसमें देखें हाइड्रोजन के आयन्स, तो पोटेशियम परमैंगनेट में भी परमैंगनेट आयन नज़र आने चाहिए। देखिए परमैंगनेट आयन नज़र आ रहा है MnO4-, इसमें भी MnO4-, इसमें वाटर अल्कलाइन और इसमें हाइड्रोजन प्लस एसिडिक। और बैलेंसिंग इसकी, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन सर क्या कर रहे हैं, ये अभी आज ही के लेक्चर में बताया था, ये आप करें। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड किसी ने अटेम्प्ट किया था फर्स्ट टाइम। ये देखें इस पे कितना चार्ज है, 8 1 का 8, ठीक है। साइड पे 8 - 1 कितना होता है भाई 7, यहाँ कितने आयन्स हैं 2, तो 7 और 2 में कितने का फ़र्क है। जागते में लेना यार लेक्चर, हाथ हटाया 5 आया। अब इसमें आए, इस पे कितना चार्ज है -1, ये न्यूट्रल है, इस पे कितना चार्ज है -4। अब -1 और -4 में कितने का फ़र्क है, -3 का ना, आया 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। ये उनके लिए था जो रटना नहीं चाह रहे, वरना ये भी रट रहे होंगे 5 इलेक्ट्रॉन लगे हैं भाई। आप ये नहीं रटेंगे, ये उसी वक्त फिट करें, वरना तो दिमाग उड़ जाएगा मेरा। कि परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम रिड्यूसेस टू मैंगनीज आयन, और परमैंगनेट रिड्यूसेस इन एसिडिक इन बेसिक और अल्कलाइन मीडियम टू मैंगनीज डाइऑक्साइड। और इसकी एक और भी चेकिंग है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर अच्छे से की हो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, जब एरो से पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। इसमें टाइम लगा दिया, इसलिए कि जो समझदार स्टूडेंट है वो समझ के करें, तब इक्वेशन थोड़ी अच्छी हो जाएंगी, वरना ये 100 200 500 इक्वेशन कितनी है आप लोग काउंट करें भाई। मैं काउंटिंग नहीं करता, कि गिन देंगे तो हमारे दिमाग में दर्द हो जाएगा। यूजेज 1-2, फिर उसके बाद आयरन आखिरी हिस्सा है आज के लेक्चर का। पोटेशियम परमैंगनेट के इस्तेमालात, ये जो है प्यूरिफिकेशन और डिसइंफेक्शन में काम आ सकता है। इसके चंद कतरे अगर इस्तेमाल कर लें हम पानी में, यानी जरासीम का डिसइंफेक्टेंट है और प्यूरीफायर है। और लेबॉर्ट्री का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो इसकी बेस्ट है। इसके लिए जाके देखें चैप्टर 5, इसी सेकेंड ईयर का चैप्टर 5, जहाँ पे अल्कीन और अल्काइन आए थे, वहाँ पे KMnO4 आपको नज़र आएगा। सही है जनाब। तीसरा एलिमेंट है आयरन। आयरन जो है, इस पे आप लोग सोच रहे होंगे A क्यों लिखा हुआ है। मैंगनीज में तो मैंने नहीं लिखा A भी, क्रोमियम में भी नहीं लिखा A भी। आयरन A इसलिए लिखा कि आयरन जो है इसका कंपाउंड तो हमें कोई नहीं पढ़ना है, लेकिन आयरन के एलॉयज बड़े तगड़े होते हैं। स्टील, आयरन के एलॉयज बड़े मजबूत होते हैं, बड़े टेंसाइल और बड़े मजबूत, हाई स्ट्रेंथ। स्टील का भी नाम सुना, स्टील, बी में वो आएगा स्टील और उसकी टाइप्स, यानी स्टील यानी एलॉय ऑफ आयरन। तो आयरन का जो है हमें सिर्फ रिएक्शन देखना होगा और इसका कंपाउंड नहीं।
या कंपाउंड ही कह लें, लेकिन वो कंपाउंड नहीं कह सकते, एलॉय को मिक्सचर होता है वो। फोर्थ मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, लोहा तो बहुत है। अभी मैंने थर्ड फोर्थ करके बोला था ना, तो अब क्लियर हो गया, यानी ये फोर्थ है तो एल्युमिनियम थर्ड हो गया। आयरन इज इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन। बायोलॉजी वालों देखें, हेमोग्लोबिन जो हमारे जो ब्लड का बहुत अहम कंपोनेंट बनाता है, उसमें आयरन का किरदार क्या है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में आयरन कहते हैं ना, आयरन की ज़्यादती भी ना हो आपके जिस्म में, कमी भी ना हो। ज़्यादती हो जाएगी तो इधर उधर चिपक रहे होंगे, मैग्नेट बन गए ना। आयरन मैन सुना हुआ लग रहा है ना, वो वाला नहीं, ये वाला आयरन मैन जो चिपक रहा हो। रिएक्शंस ऑफ आयरन, इसको सेंटर कर देंगे, इसके दोनों रिएक्शन बच्चे देख लें भाई। ये तो आप लोग बचपन से कर रहे हैं, खुद कर लें। आयरन को ऑक्सीडाइज किया, जंग लग गया। आयरन कारामद मेटल है, लेकिन बड़ा गंदा सा मेटल है, अगर आपने देखा हो। अगर कभी लोहे को हाथ वाथ लगाएं, जंग वांग उस पर जो है वो ब्राउनिश फ्लैकी मास आता है, वो हाथ पे लग जाता है। कभी अगर आपने कहीं कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा हो तो ये आयरन यूज़फुल मेटल तो है, लेकिन बड़ा लायबल टू कोरोजन है। इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स अदर एलिमेंट, स्पेशली ऑक्सीजन माहौल में बहुत ज़्यादा है, अपने आप को जंग लगवा लेता है, ख़राब करवा लेता है। तो आयरन ऑक्सीडाइजेज टू गिव रस्ट, यानी इसमें करेक्शन करें भाई, रस्ट का फॉर्मूला ये नहीं है, रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3। करेक्शन करने भाई Fe2O3। और आयरन अपने अक्सर कंपाउंड में 3 रखता है वैलेंसी, ये 3 इसकी हो गई और ये 2 हो गई। यानी अगर आप इसको नाम बोलेंगे तो कहेंगे फेरिक ऑक्साइड। फेरस होता है +2, फेरस होता है +2 और फेरिक होता है +3। तो ये फेरिक ऑक्साइड फिल्म बन गई, जिसको रस्ट बोला जाता है, जंग बोला जाता है उर्दू ज़बान में। दूसरा इसका क्लोरीन से रिएक्शन है, लेकिन इसके लिए क्लोरीन एक्सेस में होनी चाहिए, यानी ज़्यादा मिकदार में क्लोरीन होगी तो इसको रिएक्शन पे आमादा करेगी, कम मिकदार क्लोरीन की होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इससे फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, क्योंकि तय हो गया कि इसकी वैलेंसी अपने कंपाउंड में मैक्सिमम ज़्यादातर जो है वो होती है 3। तो फेरिक क्लोराइड Fe3 होने की वजह से क्रॉस हो गया उसका फॉर्मूले में FeCl3। तो ये हो गया फेरिक क्लोराइड। मुख्तसर ये कि दोनों रिएक्शन इसके एडिशन रिएक्शन है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर ऑक्सीडाइज होकर इसके ऊपर फिल्म आ गई, वो फिल्म जो होती है वो लेयर जो है वही उसी को रस्ट कहते हैं। यानी जितना आप हवा में या पानी में या नमी में छोड़ देंगे लोहे को, समझेंगे उसके ऊपर वो आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। इसलिए कभी देखा होगा कि जितने ज़्यादा दिन जो है लोहा खुले में पड़ा रहे, उतना ही ज़्यादा वो मैला और गंदा हो जाएगा। ये उतना ज़्यादा उस पर मोटी तय थिक लेयर आ गई उस ऑक्साइड फिल्म की, यानी रस्ट की, जंग की। आम जो मेटल्स होते हैं उसके जो जंग होता है उसको कहा जाता है रस्टिंग, और एक लफ्ज़ होता है कोरोजन। ये दोनों में फ़र्क है। आयरन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये टर्म इसके साथ चलती है, रस्टिंग ऑफ आयरन। बाकी जितने भी दुनिया के मेटल बचे, अगर उनके ऊपर कोई फ्लैकी मास या इस तरह का जो है ऑक्साइड आ जाएगा या उसकी लेयर आ जाएगी फिल्म, उसके लिए लफ्ज़ आएगा कोरोजन। जो रस्ट का लफ्ज़ ये ख़ास मंसूब किया जाता है आयरन के साथ, रस्टिंग ऑफ आयरन। वरना लफ्ज़ देखेंगे दोनों के मायने जंग हैं उर्दू में, रस्टिंग जंग, कोरोजन जंग। अब डिस्टिंग्विश कैसे करें, तो लोहा चूँकि सबसे ज़्यादा ऐसा करता है, इसलिए उसके लिए ख़ास कर दी टर्मिनोलॉजी रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके इस्तेमाल तो आप लोग देखते ही अपनी ज़िंदगी में, फिर भी देख लें सेंटर करके भाई। लोहे के इस्तेमाल बिल्डिंग्स बनाने में, फ्लाईओवर्स बनाने में, पिलर्स और जो है बीम और जो है इस तरह की जो है मजबूत पिलर्स और बीम्स और उसके सरिये वरिये बनाने में उसके जो इस्तेमाल है। इंडस्ट्रीज़ में टूल्स वगैरह, वेपन्स वगैरह, अप्लायंसेस, रेल ट्रैक्स। स्टील की भी आमेजिश होती है, लेकिन आयरन ना होता तो स्टील नहीं बनता, यूँ समझें। तो इसलिए कुछ ऐसे यूज़ आपको लग रहे होंगे कि यार ये तो स्टील का होता है रेलवे ट्रैक, तो स्टील में आयरन है ना। तो आयरन के इनडायरेक्ट यूज़ भी बहुत हैं। एक डायरेक्ट यूज़ होता है, एक इनडायरेक्ट यूज़ होता है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि वो ना हो तो वो इनडायरेक्ट चीज़ें ही नहीं बनेंगी। और एक डायरेक्ट यूज़ होता है कि डायरेक्ट इस्तेमाल में आ रहा है।
सही है। ऑटोमोबाइल्स मुख्तलिफ इस तरह की, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मकनातीस सबसे ज़्यादा बनाए आप आयरन से और निकल से। आगे देखें भाई, एंड आ गया लेक्चर का आज का। आ गया बी, जो मैंने कहा था, बी स्टील एंड इट्स टाइप्स। स्टील जो है फौलाद है, अगर कोई उर्दू जानता है आप में से, और आयरन जो है वो लोहा है। स्टील इज़ एन एलॉय, स्टील बेसिकली एलॉय है। स्टील कोई एलिमेंट नहीं है, पीरियोडिक टेबल में इसका जो है कोई सिंबल नहीं है। स्टील जो है इसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ एलिमेंट्स के कंबाइंड मिक्सचर से वजूद में आती है। आम तौर पे इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आयरन और इसके अलावा साइड एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन आने से इसमें मजबूती आ जाती है, यानी कार्बन स्टील जो होगी, कार्बन स्टील होती है, क्रोमियम स्टील होती है, एलॉय स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील होती है, घरों में होती है स्टेनलेस स्टील। तो ये सब मजबूत बनाते हैं इस लोहे की बेस को। अच्छा, ये जो आ रहा है पूरा टेबल या चार्ट, ये स्टील की जो है टाइप्स या काइंड्स हैं और उनके इस्तेमालात हैं, एप्लीकेशन या यूजेस। तो आप इसको देख लें, 4 तरह के स्टील हमारे सिलेबस में रखी गई हैं, 2-2 करके देख लें, थोड़ा बड़ा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। कार्बन स्टील, कार्बन स्टील वो है जिसमें आयरन के साथ कार्बन को मिलाया जाए ख़ास मिकदार में, तो उससे जो है मशीनरी, पाइप्स और ऐसे ऑटोमोटिव्स यानी गाड़ियाँ और ऑटोमोबाइल्स वगैरह और उनके कंस्ट्रक्शन टूल्स वो होते हैं, अगर आपने देखा हो, जो स्क्रू ड्राइवर, रेंच और इस तरह के प्लास वगैरह हों, वो बड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को खोलना है पता लगा यही टूट गया तो ये जो कंस्ट्रक्शन टूल्स जो है वो औज़ार हैं जिनको उस तरह के नट बोल्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाए। स्टेनलेस स्टील घरों में आपके आसपास, किचन अप्लायंसेस, किचन तो भरा हुआ होता है अक्सर एल्युमिनियम और स्टील के ही बर्तनों से। कटलरी आइटम्स यानी कि भाई किचन, और मेडिकल इक्विपमेंट्स, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट जो सर्जरी के लिए और सर्जन्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील वाले हों, वरना पता चला कि जिसका ऑपरेशन किया, ऑपरेट तो किया, अंदर जंग जो है वो चला गया उसके, और जब उसका जो है वो स्टिचिंग हो गई तो बाद में वो कह रहा है कि यार जायका आ रहा है लोहे का तो ये जो है ऐसी मैंने बात कर दी हुई, केमिस्ट्री जो है वो लोगों को बोर करती है, गुस्सा दिलाती है। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स में ऐसे जो उसके सीजर्स हैं और मुख्तलिफ इस तरह के जो जितने भी फोर्सेप्स हैं, कुछ भी हैं, अगर आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो अक्सर स्टेनलेस स्टील के होंगे कि जंग ना लगे और बड़े पायदार और साफ़ सुथरे। टूल स्टील वो होती है जो, कभी ड्रिल देखी हो आपने, ड्रिल मशीन, हैवी ड्रिलर्स, उसके अंदर क्योंकि इतने कंक्रीट और क्या क्या चीज़ों में जो है उसको जो है डेंट डालना है और उसको ड्रिल करना है, तो ये टूल स्टील जो है सबसे मजबूत और ताकतवर होगी। और एलॉय स्टील, ये भी आपके घरों में, एलॉय स्टील की जो खुसूसियत ये होती है कि ये स्टिक चिपकाएगी नहीं अपने ऊपर चीज़ों को, जिसको नॉन स्टिक आप लोग बोलते हो अपने किचन में अगर जाते हो। तो आमतौर पे जो है फ्राई पैन, टोस्टर्स या इस तरह के और जो है घर में यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स अगर देखे हो, प्रेशर कुकर भी जो है आ सकते हैं इस तरह के, फ्राइंग पैन भी आ सकते हैं, कढ़ाइयाँ भी आ सकती हैं। खाली पेट लेक्चर नहीं लिया करें। अगला लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। सेक्शन सी का आवे सवाल इंशाल्लाह, सेक्शन सी का इनऑर्गेनिक का मनी बैक गारंटी के साथ, कॉपर की मेटलर्जी पूरा लेक्चर जाएगा उस पर, तो वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। उसके साथ इंशाल्लाह ये चैप्टर 2 और इनऑर्गेनिक वाइंड अप हो जाएगी। ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।